जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 9th हिंदी क्षितिज बुक के प्रेमचंद के फटे जूते चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का बहुत ही सरल आंसर आप सभी को बताऊंगा, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर करके आती हैं। यानी कुल मिला के कहने का मतलब कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में कौन कौन सी विशेषताएं पता चलती हैं उसे हमें बताना है। तो लिखेंगे कि हरिशंकर परसाई द्वारा प्रस्तुत प्रेमचंद के शब्द चित्र से उनके व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर करके आती हैं। पहला नंबर कि प्रेमचंद सादा जीवन जीते थे, वे दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे, वह अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान नहीं देते थे, वे एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और हर परिस्थिति का डट करके मुकाबला करते थे। इतना उत्तर हम लोग इस क्वेश्चन में लिख देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है उसी में सही का निशान लगाना है। तो पहला है कि बाएं पाँव का जूता ठीक है, यहीं पे गलत हो गया क्योंकि दाएं पाँव का जूता ठीक था ना कि बाएं पाँव का, तो पहला कथन तो एकदम गलत हो गया। दूसरा, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। हाँ, लेखक ने स्वयं ये बात बोले हैं चैप्टर में, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे के दोनों कथन हमारे गलत हो जाएंगे। चलिए जी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, का नंबर क्वेश्चन है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियां न्यौछावर होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस पंक्ति में पहली बात हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि इस पंक्ति में सामाजिक विडंबना पर व्यंग किया गया है। कैसे? क्योंकि भाई देखो, इस समाज में आजकल लोग पद या प्रतिष्ठा से, यानी पद या प्रतिष्ठा का प्रतीक यहाँ पर क्या है? टोपी, जो कि बोला गया है जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। तो पद या प्रतिष्ठा का मतलब क्या हुआ? टोपी। टोपी से अधिक महत्व धन संपत्ति यानी जूते को दिया जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वर्तमान समय में लोग जो हैं वो धन संपत्ति वाले लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, यानी जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। यानी कि जो धन संपत्ति वाले लोग हैं वो हमेशा पद या प्रतिष्ठा से अधिक महत्व उनको दिया जाता है आज के समय में। ठीक है ना? और एक जूते पर 25 टोपियां न्यौछावर होती हैं। इसका मतलब ये है कि एक धनी व्यक्ति के सामने अनेकों व्यक्ति जो हैं झुकने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम लिखेंगे कि आज के समाज में लोग अपनी इज्जत दांव पर लगाकर भी धनवानों के आगे झुकने को तैयार रहते हैं। इतना लिखेंगे। ख नंबर है कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो लिखेंगे कि यह पंक्ति जो है दिखावे पर व्यंग करती है। प्रेमचंद जैसे लोग जो सादगी में जीते थे और दिखावे से दूर रहते थे, जबकि समाज के अन्य लोग अपनी कमियों को छिपाने और झूठी शान बनाए रखने के लिए दिखावे यानी पर्दे पर बहुत खर्च करते हैं। यानी प्रेमचंद जैसे लोगों के लिए पर्दे का महत्व ही नहीं था, वो जो है दिखावा वगैरह करते ही नहीं थे। जबकि लेखक कहते हैं कि वर्तमान समाज जो है वो पर्दे पर कुर्बान हो रहा है, अर्थात झूठी शान यानी कि खुद को ज़्यादा दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं आजकल के लोग। ग नंबर क्वेश्चन है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। इसका मतलब ये है कि वर्तमान समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते भी हैं कि यह व्यक्ति समाज में गलत कर रहा है। यानी घृणित मतलब बुरा समझना, जिसको तुम गलत समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। इसका मतलब ये है कि लोग जिसको गलत समझते हैं उसका विरोध खुद नहीं करते हैं, बल्कि पाँव की अंगुली से इशारा करने का मतलब ये है कि उसका जो है वो खुद सामना नहीं करते हैं, बल्कि उसको जो है दूसरे को सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं, खुद उसका सामना नहीं करते हैं जो व्यक्ति गलत कर रहा होता है। तो लिखेंगे कि यह व्यंग उन लोगों पर है जो समाज की बुराइयों या गलत बातों से घृणा करते हैं, लेकिन उनका सीधे सामना करने की बजाय उनसे बच करके निकलते हैं। प्रेमचंद ने उन बुराइयों का डट करके सामना किया, भले ही उसमें उन्हें नुकसान उठाना पड़ा हो।
चौथा क्वेश्चन है कि पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। यानी जब फोटो खिंचाते समय प्रेमचंद ऐसे लग रहे हैं, है ना, तो डेली लाइफ में कैसे पहनते होंगे कपड़े और जूते वगैरह, है ना। लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलते हैं लेखक जो हैं और कहते हैं कि नहीं यार, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, क्योंकि ये प्रेमचंद है और ये बहुत ही सादा जीवन जीते हैं, इसलिए इनकी अलग अलग पोशाक नहीं हो सकती। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं, कि लेखक ने अपने विचार आखिर क्यों बदल दिए। पहले तो वो कह रहा था कि फोटो खिंचाते समय इनकी शक्ल ऐसी है तो घर में ये कैसे रहते होंगे, और दूसरी बार वो कह रहा है नहीं यार, इस आदमी की तो अलग अलग पोशाकें हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक जैसे हर स्थिति में एक समान रहने वाला व्यक्ति है ना। तो लिखेंगे कि लेखक के विचार बदलने की वजहें ये हो सकती हैं। पहला नंबर कि लेखक को यह एहसास होता है कि प्रेमचंद दिखावे से कोसों दूर थे और वे अंदर बाहर से एक समान थे, उनमें दोहरा व्यक्तित्व तो नहीं था। ठीक है। दूसरा, लेखक समझ जाता है कि प्रेमचंद ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो परिस्थितियों के अनुसार अपनी वेशभूषा या व्यवहार बदल लें। ठीक है, वो सभी स्थितियों में एक समान रहने वाले थे। पांचवा है कि आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं, अर्थात इस व्यंग को पढ़ते टाइम लेखक की कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपको दिखाई देती हैं। तो हम लिखेंगे कि लेखक की निम्न बातें मुझे आकर्षित करती हैं। पहला नंबर कि लेखक ने प्रेमचंद के जीवन को बहुत ही ध्यान से समझा है। दूसरा नंबर, समाज की बुराइयों पर हंसी के अंदाज में उन्होंने सच्ची बात कही है। तीसरा नंबर, उनकी भाषा सरल और देहाती है। चौथा नंबर, उन्होंने अच्छे इंसान और सच्चे लेखक की इज्जत भी किया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। चलिए, छठवां नंबर क्वेश्चन है कि पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। यानी प्रेमचंद के जूते क्यों फटे, क्योंकि उन्होंने अपने जूतों से अनेक टीलों पर प्रहार किया। तो ये टीले क्या हैं, तो टीले का मतलब ये है दोस्तों कि प्रेमचंद जी ने अनेकों समाज में व्याप्त बुराइयों, चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना किया, है ना। तो पाठ में टीले शब्द का प्रयोग समाज में व्याप्त उन समस्याओं, बुराइयों और चुनौतियों को दर्शाने के लिए किया गया है जिनका प्रेमचंद ने डट कर के सामना किया था। आठवां क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप किसी भी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर व्यंग लिखिए, यानी आप भी एक छोटा सा व्यंग लिखिए। तो हमने किसके ऊपर लिख दिया, नेताओं के वस्त्रों के ऊपर। ये हमने अपने से बना के लिखा है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन अपने से ही करने वाले हैं। तो हमने लिखा कि नेताओं के खादी कुर्ते यानी सूती वस्त्र जो हैं आजकल ईमानदारी के नहीं बल्कि दिखावे का प्रतीक बन गए हैं। ये बाहर से सफ़ेद और उजले दिखते हैं लेकिन अंदर छुपे होते हैं लालच, घोटाले और वादा खिलाफी के दाग इन नेताओं के वस्त्रों में। ठीक है। हर चुनाव में नया कुर्ता आता है लेकिन नीयत इनकी वही पुरानी रहती है। जनता कपड़ों की सफ़ेदी देख धोखा खा जाती है, पर असल सफाई अब तो ना कपड़ों में है और ना ही इनकी नीयत में। ठीक है, इतना हमने व्यंग लिखा है। चलिए, नौवां क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। यानी पहले लोग कैसे पहनावा करते थे और आज के समय में क्या परिवर्तन हुआ। तो लिखेंगे कि आज लोगों की वेशभूषा के प्रति सोच बदल गई है। पहले लोग सादे और परंपरागत कपड़े पहनते थे जैसे उनके परंपरा में चलता था, परंतु अब के लोग फैशन, आराम और दिखावे को ज़्यादा महत्व देते हैं। जिनमें उनको ज़्यादा आराम मिलता है वैसे कपड़े पहनते हैं। ठीक है। और कपड़े अब पहचान का तरीका बन गया है। इतना हम लोग लिखेंगे और यहाँ से सारे क्वेश्चन के आंसर हमने बता दिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।